हेलो स्टूडेंट। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने टॉपिक की बात की थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। ठीक है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा और आपने एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज किया होगा और उसको बहुत इफेक्टिव पढ़ना है आपको, क्योंकि मैंने जैसा पिछली क्लास में बताया था कि इस पूरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का जो एक प्लेटफॉर्म है, जो बेसिक प्लेटफॉर्म है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो आज मैं एक सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ पे बात करने जा रहा हूँ और जिसको हम लोगों ने पिछले क्लास में आपको जानकारी भी दी थी, और वो है एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की। अच्छा, जब हम बात रेडियस की स्टार्ट करते हैं, एटम के रेडियस की बात स्टार्ट करते हैं, तो बहुत कॉमन सी बात आती है। आपको पता है कि एटम एक तरीके से स्फेरिकल है, ठीक है ना। और अगर स्फेरिकल है तो उसका अपना रेडियस भी आपको सीधा सीधा पता है। बट ये जितना आसानी से हम लोग बोल रहे हैं वो उतना आसान है नहीं। आसान क्यों नहीं है उस पर मैं बात आपको समझाऊं। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के स्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारे मॉडल पढ़े। ठीक है ना। आपने बहुत ढेरों मॉडल पढ़े हैं, जिसमें थॉमसन से लेकर स्टार्टिंग करते हुए बहुत सारे मॉडल पे आए आप। बोहर्स मॉडल, सोमरफील्ड एंड एक्सेट्रा, हाइजेनबर्ग, बहुत सारी चीज़ें आपने सब पढ़ी। उसके बावजूद भी कुल मिला के एटम के स्ट्रक्चर को लेकर अभी भी बहुत सारे डाउट जनरेट हैं। बहुत सारे डाउट अपने आप में ऑलरेडी आपके सामने प्रेजेंट हैं। ठीक है ना। कैसे, क्या डाउट है? पहला डाउट तो ये कि एटम के बाहर, हमने जब फाइनली एटम को पढ़ा तो ये पता किया कि एटम में केवल न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर केवल इलेक्ट्रॉनिक वेव होती है। ठीक है ना। और वेव की प्रेजेंस बड़ी डाउटफुल है, कहाँ पे है कहाँ नहीं है। आप सबने लेटेस्ट जो मॉडल पढ़े उसके बेसिस पे ये जान लिया है कि ऐसा कोई सेल वगैरह नहीं होता है। वो हाइपोथेटिकल एक कॉन्सेप्ट है, उस पर हम लोग चल रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअल क्या होता है, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे वेव होती है। ठीक है ना, जिसको हमने श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन में पढ़ा है। तो कुल मिला के एक बड़ा डाउट ये रहा कि न्यूक्लियस के बाहर अगर हम एटम रेडियस की बात कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसा बता सकते हैं कि ये एटम है और यहाँ ये आर हो जाए? तो ऐसा तो ये फिजिबल है ही नहीं, है ना। ये ऐसा कोई रेडियस नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप एटम के स्ट्रक्चर की ही बात करें तो उसमें तो इस तरह की वेव चलती, तो आपको ये तो वेव मिल गई। तो अब ये पता नहीं कहाँ क्या है, कुल मिला के एक डाउटफुल है। तो हम यहाँ से क्या ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, ऐसा हम कुछ रेडियस डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो एक तरीके से सबसे बड़ा डाउट आपके सामने ये आ गया कि जब एटम का स्ट्रक्चर ही डिफाइन नहीं होगा तो हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन कैसे करें। अब मैं बात आपकी प्रीवियस क्लास की करता हूँ। हम लोगों ने एटॉमिक को रेडियस को जब पढ़ा होगा तो बुक में क्या लिखा होता है, सिंपल सी बात होती है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो शेल के डिस्टेंस है उसको आप रेडियस बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, और वो जगह पर आप सही भी हैं, है ना। तो आप अब अचानक ये क्वेश्चन मत राइज करिएगा कि सर हमने 9th-10th में गलत पढ़ लिया। नहीं, गलत नहीं है। एक डेवलपमेंट जिस तरह से हो रही है उसके बेसिस पर बिल्कुल सही था। आज हम कुछ नई चीज़ें जान गए हैं तो उसके हिसाब से कुछ नई बातें सीखेंगे। तो हमको लगातार चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे जैसे हम चीज़ें डेवलप करते हैं, अपने डेवलपमेंट मॉडल पे आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमें चीज़ें वेरिएशन में आती हैं और उसके हिसाब से कुछ अपडेट करना होता है। ठीक है ना। तो उसमें कोई गलत और सही वाली बात नहीं है। तो अब ये बात आती है कि जब एटम का जो बाउंड्री है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ तक फैला है, इसके बारे में ही अभी बहुत सारे अनसर्टेनिटी है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि रेडियस निकाल लें? नहीं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या आ गई। तो जो हम लोगों ने 10th के अंदर एटॉमिक रेडियस को बहुत इजीली समझा था वो इतना इजीली है नहीं। अब समस्या यहाँ पे आ गई, और जो समस्या आप समझ भी रहे होंगे। तो इसके सलूशन पे हम लोग आते हैं। समस्या तो आ गई है तो आपको समझ में आ गया, बट सलूशन भी हम ही लोगों को निकालना होगा। और
जितना हद तक सोल्यूशन निकाल सकते हैं वहां तक पहुंचना है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कंप्लीट सोल्यूशन हम निकाल लेंगे, अभी भी बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस तो नहीं पता किया है, बट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात हम लोग कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं, मैं उसका एक आपको आइडिया देता हूँ। ये कहाँ से आ गया, और हमने न्यूक्लियस की बात कहाँ की, न्यूक्लियस के रेडियस की बात की। मतलब किसी भी, देखिए जब आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, मैं उसको एक बार याद दिलाता हूँ। तो रदरफोर्ड मॉडल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में बम्बार्ड करता है, ठीक है ना। एक अल्फा पार्टिकल है जो आपके पास जो गोल्ड फॉइल थी उस पर अल्फा पार्टिकल अप्रोच करता है, और फिर आपने देखा होगा रिफ्लेक्ट होके बहुत सारी रेज डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो वो जो मॉडल आप पढ़ते हैं वो मॉडल आपने 9th-10th में भी पढ़ा है और अभी भी पढ़ा है ना। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, उस रदरफोर्ड मॉडल को और अपडेट कैसे किया गया है मैं उसको समझाता हूँ। तो दरअसल ये हम लोगों ने पढ़ा है कि एक गोल्ड फॉयल मान लीजिए ऐसे है, और यहाँ पे अगर आपने एक पार्टिकल लिया तो आपने एक डायरेक्शन ऐसा देखा होगा कि यहाँ ऐसे आके जस्ट बैक हो गया है। ये अल्फा पार्टिकल अपनी किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ इस पे यहाँ पे अप्रोच करता है, और एटम की क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे जाने के बाद ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो जेड है। आप जेड ई लिख सकते हैं, प्रोटॉन ई रिप्रेजेंटेशन है चार्ज का। तो हम लोगों ने ये पढ़ा होगा ना कि जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल आएगा और एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आने के बाद जस्ट वहां से बैक हो जाएगा। ये आपने एक थ्योरी पढ़ी थी, उसमें ऐसे बहुत सारे केस थे, बहुत सारी तो क्रॉस कर गई थी। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो अल्फा पार्टिकल जिस क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक जाता है इस गोल्ड फॉइल पे, दरअसल यही जो रेडियस है, ये जो आर डिस्टेंस है, जो क्लोजेस्ट अप्रोच है, क्लोजेस्ट अप्रोच जो होगा ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसे ही आप नाम दे सकते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की। बात समझ में आ रही? तो ये बात हम लोगों ने, ये चीज यहां से निकल के आती, ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ जितने क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक जाएगा, बिल्कुल पास तक नहीं जा सकता बिकॉज वहां भी प्लस है और अल्फा पार्टिकल में भी प्लस चार्ज होता है। तो जितनी क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक पहुंचता है, दरअसल वो जो डिस्टेंस बचती है वही डिस्टेंस हम लोग रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? इसको समझिएगा ध्यान से। निकालने के लिए एक मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपने फिजिक्स बहुत डिटेल में अभी चैप्टर पढ़ ही रहे होंगे, इसलिए वो वहाँ पे इग्नोर किया जाता है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे उस चीज़ को आपको सामने लाएंगे, उस चीज़ को बताएंगे भी। तो यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। इस पूरे पार्टिकल जैसे से अप्रोच करेगा तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, दरअसल यहाँ पर एक नया सिस्टम बन जाता है जिसमें जेड ई एक चार्ज है और दूसरा चार्ज क्या होगा 2e हीलियम है। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उसके बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए आप हाफ mv² लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये वेलोसिटी किसकी, अल्फा पार्टिकल की, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का तरीका होता है 1/4πε0 q1 q2 बाई r, माइनस में रहता है चूंकि ये दोनों प्लस हैं चार्ज इसलिए प्लस में आ जाएगा। तो q1 q2 मतलब जेड ई इंटू 2e अपॉन r। तो यहां से ये फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। एक मैथमेटिकल बात है, इसमें कुछ नई चीज नहीं है। और यहाँ से जो आप r निकालेंगे दरअसल वो क्या होगा, न्यूक्लियस का रेडियस। तो ये आप आसानी से किसी भी एटम के न्यूक्लियस की बात आप कंफर्म कर सकते हैं। न्यूक्लियस क्लियर होता है, उसमें कोई डाउट नहीं होता। न्यूक्लियस को आप आसानी से एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। अब मैं यहीं से इस कॉन्सेप्ट को लेकर ही आगे बढ़ता हूँ, ठीक। तो हम लोगों ने ये बात समझ ली कि एटम का रेडियस तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। एटम के बारे में पूरा हमें डिटेल नहीं पता होता है,
बट हम न्यूक्लियस हमारा जो एटम का होता है वो फिक्स होता है, मोटे तौर पे आप उसका रेडियस क्लियर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको लेकर भी मैंने ये बात आपको समझाई कि वो जो रदरफोर्ड मॉडल पे हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के बहुत क्लोजेस्ट अप्रोच तक जहाँ पहुँचता है, उस डिस्टेंस के टाइम पर क्या होता है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की, वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दो चार्जेस के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका है वो क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। ठीक है, माइनस में भी कई बार आता है। माइनस कब आएगा पोटेंशियल एनर्जी, जब अट्रैक्शन हो रहा होगा, दो चार्जेस अपोजिट होंगे, बट यहाँ पे चार्जेस दोनों प्लस के हैं, बिकॉज जो अल्फा पार्टिकल है वो भी प्लस चार्ज है और जो न्यूक्लियस होगा वो ऑब्वियसली प्लस चार्ज है। ठीक है, इसलिए हमने वहाँ पे वैल्यू प्लस की लिखी है। ठीक है, तो जैसे आप इस इक्वेशन को बराबर करेंगे, आपके पास ये R की वैल्यू आ जाएगी और ये R की वैल्यू जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को डिफाइन करेगा। ठीक है, अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। हमें ये पता चल गया कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो लगभग तय माना जा रहा है। तो अब हम कैसे एटॉमिक रेडियस को निकालें, तो फिर मैं उस पर आता हूँ। तो अब हम लोग बात यहाँ पे करें कि कैसे हम लोग एटॉमिक रेडियस पे आ रहे हैं। तो एक चीज जरा समझिएगा, अगर मैं न्यूक्लियस ले रहा हूँ और ये एक एटम है, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर पाए, ये आइसोलेट एटम, आइसोलेटेड एटम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं दो एटम को ये कंबाइन कर देता हूँ, दोनों एटम को जोड़ दिया मैंने, ठीक है ना, तो दो एटम को जोड़ने का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल, ये आपको पता है। तो जब हम दो एटम को जोड़ देते हैं तो आपको ये पता है कि ये न्यूक्लियस 1, ये न्यूक्लियस 2। तो हमें अभी तक जब आइसोलेट एटम था तो उसका कहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला तो ये हमें डिफाइन नहीं है। लेकिन जब आप दो एटम को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो न्यूक्लियस तो आखिर डिफाइन थे, हमने क्या कर रखा है, न्यूक्लियस तो डिफाइन हमने कर लिया था अभी। तो अगर दो एटम को जोड़ दिया जाए, अब हम देखिए हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस को जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने की एक दूसरी कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश क्या है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या हमने किया, हम दो एटम को जोड़ देते हैं। अच्छा, जोड़ने से क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि अगर आप दो एटम को जोड़ देंगे तो दोनों के न्यूक्लियस तो फिक्स होंगे, वो तो आप निकाल सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस मेजर कर लें और उसका हाफ कर दें, दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना, और उसको हाफ करके आप एक एटम का रेडियस निकाल सकते हैं। बट क्या ये बिल्कुल सही होगा, नहीं, और बहुत सारे डाउट होंगे। बट हम लोगों को अभी के डेवलपमेंट पे यही बात समझनी है, काफी हद तक हम लोग सही हैं। क्या मैंने बोला, हमने क्या किया, दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस लिख दी, ये डिस्टेंस हमने लिखी, और ये d लिख सकते हैं, मान लीजिए सेम एटम है तो A और A, अगर D मैंने दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस लिख दी तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2R। ठीक है, और यहाँ से R की वैल्यू को अगर निकाला जाए तो D ऑफ AA बाई 2 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सीधा सीधा एक बात क्या निकल सकती कि रेडियस की अगर हम बात करें तो आप इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम बाई 2। अच्छा, मैं अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है, ये आपने निकाल के जुगाड़ तो कर लिया कि दो एटम को आप जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो डिस्टेंस दोनों न्यूक्लियस का आ जाता है उस डिस्टेंस को आप हाफ कर दीजिए, तो उससे आप एटॉमिक रेडियस को निकाल सकते हैं।
तो नाउ आप एटॉमिक रेडियस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाफ डिस्टेंस, या आप डिस्टेंस हाफ कर सकते हैं किसका, दोनों न्यूक्लियस के डिस्टेंस की बात अगर करें तो उस डिस्टेंस को निकालकर हम हाफ कर सकते हैं, उससे एटॉमिक रेडियस आ सकता है। अच्छा, प्रैक्टिकल लेवल पे दोनों की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, वो एक्सरे का एक अपना मेथड है, एक्सरे के एक्सपेरिमेंट होते हैं जिससे आप दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं और वो डिस्टेंस निकालने के बाद आप उसका हाफ कर देते हैं तो एटॉमिक रेडियस आपके सामने आ जाता है। ठीक है, और अभी जो भी एटॉमिक रेडिएशन निकालते हैं या पढ़ते हैं वो सब इसी मेथड से पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम एक अगले पॉइंट पे आते हैं कि अगली समस्या हमारे सामने क्या आएगी। हम देखिए साइंस में चीजें सामने आती हैं, उन पे क्रॉस क्वेश्चन होता है, उसके गलतियां ढूंढी जाती हैं, जितना अच्छा नहीं ढूंढा जाता उससे ज्यादा गलती ढूंढी जाती है, और ढूंढना चाहिए तभी हम आगे चीजें सुधारते हैं। तो अभी हमने फिलहाल जो समस्या थी उसको सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करके एक बात निकाल ली मोटे तौर पे कि हम एक एटम के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन हम अगर दो एटम जोड़ दें और उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर ले आए तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाने के बाद जो दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होगी, आप अगर उसको हाफ कर दें तो हम उसको एटॉमिक रेडियस का नाम दे सकते हैं। क्लियर बात? अच्छा, अब एक बड़ी समस्या क्या आ गई। समस्या क्या है कि क्या हम लोग ये बात मान के चल रहे हैं कि हमेशा दो एटम इस तरह से कंबाइंड होंगे? नहीं। तो दो एटम के कंबाइंड होने पर और मॉलिक्यूल बनने पर बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं। उसको आपने छोटे टॉपिक के थ्रू बॉन्डिंग में पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग। बहुत डिटेल आपको नहीं पता है, लेकिन अब हम लोगों को पढ़ना है, अगला चैप्टर भी होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। आपने इतना जरूर पढ़ा है कि दो एटम जब आप कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं। कैसे? आपने प्राइमरी लेवल पे कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड पढ़े हैं, और इन बॉन्ड्स के तरीके में बिल्कुल डिफरेंस होता है। तो अब हमारे लिए समस्या क्या आ गई कि जो दो एटम आप कंबाइन करते हैं तो वो दोनों एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होगा, या एक और टर्म होता है मेटेलिक बॉन्डिंग, तो वो क्या हो सकता है। क्योंकि हर एक बॉन्डिंग में दो एटम का पास आना एक जैसा नहीं होता। दो एटम जब जोड़ेंगे तो हर एक टाइप ऑफ बॉन्ड में क्या होता है, अलग अलग तरीके के केसेस होते हैं। तो दरअसल अब हम लोग वही सीखने जा रहे हैं कि हम क्या दो एटम को जब कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम जब होगा तो क्या वो एक ही तरीके से होगा। अगर एक ही तरीके से होता तो रेडियस हम बहुत इजीली यहीं पे खत्म कर देते, रेडियस का फिर कोई ज्यादा मतलब बचता नहीं था। बट ऐसा नहीं होता है, दो एटम के कंबाइन करने के तरीके बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, मैं उस पर बात करता हूँ। तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम, या हम इसको फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल की बात भी कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जैसे ही आप ए एटम को ही या मॉलिक्यूल की बात आप कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ए और बी एटम को जोड़ रहे हैं, तो इसमें कई टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं, टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो इसमें आपने सबसे पहले क्या पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, हालांकि इसकी डिटेल तो हमें बॉन्डिंग में पढ़ना है, बट जो 9th-10th के अंदर आपने जितना भी जाना है मैं उसका केवल यूज करूंगा अभी। इसके अलावा आपने दूसरी एक बात पढ़ी है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी तीन केसेस हैं। कैसा कैसा? यहां हो सकता है सिंगल बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो। ऐसा है सब? ठीक है ना। अच्छा, कई बार तीसरी एक और बात, मेटेलिक बॉन्डिंग,
ये क्या होता है मैं इसको अभी डिटेल से समझाऊंगा। तो मेटेलिक बॉन्ड भी होता है, ठीक है। और एक चौथा लास्ट केस है वॉन डर वाल फोर्सेस। ये क्या है मैं इस पे अभी डिटेल पे आता हूँ, ठीक। तो ये मैंने चारों टाइप के दो एटम के जुड़ने का तरीका मैंने बताया आपको, ठीक है ना। तो दो एटम को जब आप जोड़ते हैं तो दो कैटेगरी आपको ज्यादातर पता होती है कि एक आयनिक बॉन्ड बनता है और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो वो तो आपको पता है। तो मैंने वो बात तो आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे दो एटम आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं और दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। अच्छा, आपने दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया जरूर पढ़ा है, मैं इसका डिटेल भी दूंगा। मेटेलिक बॉन्ड और वॉन डर वाल कहाँ से आ जाता है? दरअसल ये बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड आप बोल भी सकते हैं, बट इनका तरीका मैं बताता हूँ क्या होता है। दरअसल जो मेटल्स होती हैं, तो मेटल के दो एटम आपस में कोई बॉन्ड तो नहीं बना सकते, उनमें कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। कभी आपने सुना है कि Na2 लिखा हो? भाई सोडियम है तो सोडियम के बहुत सारे एटम आपस में कंबाइंड रहते हैं। अब वो कंबाइंड रहते हैं तो किस फोर्स के कारण रहते हैं? वही जो फोर्स पढ़ना है हमें, वो उसी का नाम क्या है? मेटेलिक बॉन्डिंग। अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन के बहुत सारे एटम आपस में कंबाइंड रहते हैं, तो उसके लिए कोई तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, कोई तो कंबाइनिंग फोर्स होगा, और वही जो कंबाइनिंग फोर्स है उसको आप नाम देते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो आपसे मेटेलिक बॉन्डिंग की जो बात है वो क्या है, वो थोड़ा सा नया है आपके लिए, है ना, बट बहुत आसान भी है। तो जब भी कभी मेटल मेटल के एटम की जोड़ने की बात होगी तो आप क्या बात करेंगे? मेटेलिक बॉन्डिंग की, ठीक है। और एक लास्ट बात, कई बार ऐसा भी होता है कि कई एटम ऐसे हैं जो आपस में कंबाइंड नहीं होंगे, उनका कोई फोर्स, उनको आप आपस में बांध के नहीं रख सकते। जैसे नोबल गैसेस, आपको पता है नोबल गैसेस किसी से रिएक्ट नहीं करते। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, ये सब क्या है? मोनो एटॉमिक ही रहते हैं, उनको आप आपस में जोड़ ही नहीं सकते। तो जब जोड़ नहीं सकते तो फिर उनका रेडियस तो बहुत मुश्किल हो गया। हम तो रेडियस को डिफाइन करने का जो बेसिक आधार हमने बनाया है वो क्या बनाया है कि जब तक दो एटम को आप कंबाइन नहीं करेंगे तब तक हम रेडियस बता ही नहीं सकते। तो उसमें हम एक नई बात करते हैं कि अगर ऐसे एटम हैं जो आपस में कंबाइंड ही नहीं होंगे तो उस केस में हम मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ तो पास में आते होंगे, कंबाइंड नहीं हो रहे हैं, पास में आ रहे होंगे। तो जो पास में आ रहे होते हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है? वीक वॉन डर वाल फोर्सेस होते हैं, ठीक है ना। और जब भी वो पास में आएंगे तो वही डिस्टेंस लेकर आप हाफ कर देंगे। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, मैं इन सब पे डिटेल पे बात करूंगा। तो उस जगह हम लोग एक तरीके की वॉन डर वाल फोर्सेस की बात भी कर रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सभी बॉन्ड है, बट हाँ ऑलमोस्ट ये बॉन्ड की कैटेगरी में ही है। हाँ, ये तीनों तो बॉन्डिंग आप बताते हैं, इन दोनों को तो आपने पहले से पढ़ा है ये दोनों, बट ये दोनों नई चीजें हैं आपके लिए और समझने वाली बात है। तो अब बात ये आ गई कि जब दो एटम को आप चार नए नए तरीके से जोड़ सकते हैं तो ऑब्वियस बात है कि जो अब हम लोग एटॉमिक रेडियस डिफाइन करने जा रहे हैं वो भी 3 से 4 टाइप की होगी। क्योंकि आप एटॉमिक रेडियस डिपेंड किस पे कर रहा है? दोनों एटम के जुड़ने पर। तो हम इसीलिए रेडियस को भी एक तरीके से क्लासिफाइड नहीं करते हैं। तो वो तो जनरल बात हो गई कि दो एटम कंबाइंड हुए, दोनों की न्यूक्लियस की डिस्टेंस ले ली, उसका हाफ कर दिया, वो एटॉमिक रेडियस हो गया। बट वो जो जुड़ते हैं उसके बहुत सारे तरीके, मैं उसी पे बात करने अब स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास इस तरह से टाइप ऑफ रेडियस की बात हम लोग इन्हीं के बेसिस पे करते हैं, टाइप ऑफ रेडियस। तो आप यहाँ पे सबसे पहले एक पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा टर्म पढ़ेंगे मेटेलिक रेडियस। इसके अलावा एक तीसरा टर्म पढ़ेंगे वॉन डर वाल रेडियस। और लास्ट में एक बात पढ़ेंगे आयनिक रेडियस। तो ये सभी टाइप ऑफ रेडियस भी इसी के बेसिस पर बन रहे हैं। एक एक बात को समझिएगा कि कोई भी चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं उसका कोई लॉजिक है, जबरदस्ती का कोई टॉपिक नहीं पढ़ा जाता है। जब तक आप किसी टॉपिक को पढ़ने का कोई एम नहीं सेट करते, रीजन नहीं पता होता है,
तो आप उस चीज को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो तभी तक याद रहता है जब तक आपका काम ना निकल जाए। जैसे आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, हमारे और आपके अंदर भी, सबके अंदर है, हमारे अंदर जो माइंड है उसकी अपनी जो पावर है बहुत एक्सट्रीम होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको पता चलेगा। आप जब आपका कोई एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम होता है जब, तो उससे जस्ट एक दो दिन पहले जो आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसमें आप देखिए आपकी बुक में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको आप थ्रू आउट द ईयर सोचते हो कि कैसे याद होगा, बड़ा मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, कैसे याद करें। लेकिन जिस समय आप एक दो दिन पहले होते हैं एग्जाम में, तो आप अपनी जब बुक को पढ़ रहे होते हैं तो आप सीधा स्कैन करते हो। लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, आप जो कुछ लिखा हो तो सब आप याद कर लेते हो, ठीक है ना। स्कैन टाइप का कर लेते हो, ऐसा लग रहा है फोटो खींच के आपने अपने दिमाग में सेट कर ली। लेकिन उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस क्या है, वो तब तक आपको याद रहेगा जब तक एग्जाम में आप पहुंचे, और एग्जाम में अगर वो चीज दिख गई तो आपने तुरंत लिख दी, और अगर वो नहीं आया, एग्जाम खत्म, आप बाहर आए, वो इतनी तेजी से डिलीट होगा आपको भी नहीं पता चलता कब हमने कुछ याद भी किया था कि नहीं। तो यही पावर है। अगर आप मेंटली ये सोच लें कि नहीं मुझे इसको याद ही करना है, तो आप फिर आपके सामने कोई टिकेगा ही नहीं। तो बात यही है, अगर आपको किसी चीज को परमानेंट रखना है तो उसके पीछे हमें कोई ग्राउंड रखना होगा, हमें उसके पीछे कोई लॉजिक रखना होगा। तो हम हर एक चीज में कोई ना कोई लॉजिक जरूर सेट करें, उस लॉजिक के बेसिस पर आप चीजें बहुत लंबे टाइम तक रख पाते हैं। समझ रहे बात? तो ऐसा नहीं है, हम जब भी कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि इसका क्या लॉजिक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, हर एक चीज होगी, ठीक है। तो फाइनली अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये टाइप ऑफ रेडियस क्या है, क्यों आ गई, ये तो आपको पता चला, लेकिन ये क्या है, कैसे पढ़ेंगे हम, इसको मैं एक एक करके बात यहाँ पे आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कोवेलेंट रेडियस की, ठीक है ना। तो कोवेलेंट रेडियस की जब हम बात करेंगे तो हम ये पहले ही मान लेंगे कि आपके पास ए और ए एटम है और A2 मॉलिक्यूल आपने बनाया है, ठीक है। दोनों सेम एटम मैंने जोड़ दिया, A2 बनाया, जस्ट लाइक O2, H2, Cl2, N2, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसपे हम दो एटम को जोड़ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये ए और ए एटम दोनों कैसे जुड़े हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते समय। अब मैं थोड़ा आइडिया आपको कोवेलेंट का देता हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड बनाते समय आपको बताया जाता था कि हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हो। तो दरअसल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि एक एटम है, दूसरा एटम है, दोनों का अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में मर्ज करता है। अब तो आपसे मैं ये बात बोल सकता हूँ क्योंकि अब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर एडवांस थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग बात ये कर रहे हैं कि एक एटम यहाँ था और ये न्यूक्लियस, और ये दूसरा एटम था, दोनों सेम एटम है। मैं पहले होमो एटॉमिक की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो जब आप ए और ए एटम को ऐसे यहाँ पे अभी आइसोलेट है, और दोनों जब आकर इस तरह से जुड़ते हैं तो कुछ हिस्सा दोनों का क्या होता है, शेयर्ड हो जाता है, कुछ इस तरह से आप दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट आप दिखा रहे हैं ये क्या हो गया, डी हो गया, और इसको जस्ट आप हाफ करेंगे तो आप यहाँ पे डी ऑफ ए एंड ए इज इक्वल टू 2r, और यहाँ से r इक्वल टू डी ऑफ ए बाई 2, और यहाँ से आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, r ऑफ कोवेलेंट is equal to distance between nucleus of both atom, जो मैंने अभी बताया भी था, by 2।
तो यहाँ पे आप इस तरह से कोवेलेंट रेडियस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात यहाँ पे आपने निकाल दी कि अगर कोई दो एटम जो कि सेम एटम है और उनमें कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते ही क्या होगा कि दोनों के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दोनों का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ये आपस में मर्ज करेगा। अच्छा, क्या ऐसा नहीं होता है कि दो एटम ऐसे हैं और ऐसे से बिल्कुल जुड़ जाए, ऐसे बिल्कुल सरफेस से आ जाए? ऐसा नहीं होगा, ये फिजिबल नहीं होगा, ऐसा तो होता ही नहीं। हम लोगों ने पढ़ा है कि कोवेलेंट। अच्छा, अगर ये ऐसे हो जाता तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, फिर तो आप एग्जैक्ट बिल्कुल निकालते, लेकिन एग्जैक्ट निकलेगा नहीं कभी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये ऐसा ही होना होता तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तब तो आप एटॉमिक रेडियस ही डिफाइन कर लेते, है ना। तो वो फिजिबल नहीं है। तो जब भी आप जोड़ेंगे तो एटम में कुछ ना कुछ पोर्शन, जो कुछ एरिया है, कुछ डिस्टेंस है, वो शेयर्ड आएगा दोनों का। ठीक है। अच्छा, एक चीज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सीखें, जब ये दोनों एटम आते हैं, पास में आते हैं और इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, तो जितना हिस्सा ये अप्रोच करेगा उतना ही हिस्सा ये भी अप्रोच करेगा। किसी एक एटम का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये मैं बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोनों सेम एटम है। ठीक है ना। अच्छा, जब मैं ये बात बोल रहा हूं कि दोनों का सेम शेयरिंग होगा, तो ये शेयरिंग का ग्राउंड क्या है? मैं हर एक चीज को आपको फिर उसी जगह ले जाऊंगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। क्या हम दरअसल दो एटम है, एक का न्यूक्लियस है, दूसरे का न्यूक्लियस है, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विड्रॉ कर रहा है। क्योंकि दोनों की पावर सेम है, दोनों का जो जेड इफेक्टिव होगा वो सेम होगा, तो दोनों का जो अप्रोच करने का तरीका है वो दोनों सेम आएंगे, सेम लेवल पे आएंगे, और तब वो जुड़ेगा। इसीलिए आप बात करते हो कि डिस्टेंस जो होगी जस्ट हाफ करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, ये बात ऐसे है जैसे मैं एक डिस्टेंस पे यहाँ पे खड़ा हूँ, आप कुछ दूरी पे मेरे खड़े हैं, तो अगर हम दोनों जुड़ना चाहते हैं, हम दोनों पास आना चाहते हैं, तो दोनों की डिस्टेंस अगर बराबर जाए, जैसे मैं 5 मीटर आगे बढ़ रहा हूँ तो आप भी अगर 5 मीटर बढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस जो होगी वो हमारी शेयरिंग बराबर हो गई। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैं ज्यादा बढ़ गया और आप कम अप्रोच कर रहे हैं, और अगर ऐसा कोई बॉन्ड बना, मेरी बात फिर समझिएगा, तो उस केस में क्या हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि हाफ होगा? ऐसा तो नहीं होगा फिर। तो मैं उसकी बात भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये हम मान के चल रहे हैं कि होमो एटॉमिक था, एक जैसा एटम था, तो दोनों जब जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद जो डिस्टेंस आता है न्यूक्लियस का, उनके बीच की डिस्टेंस को हाफ करते ही आप क्या पा जाएंगे? आर ऑफ ए एटम। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अच्छा, इसमें भी कई कैटेगरी हैं, उसको जब हम लोग बॉन्डिंग पे बात करेंगे तो वहां पे आएंगे। जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है, वो सब अलग केस है। हम अभी केवल सिंपल बात कर रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड है दोनों के बीच, तो अब वो कैसा बॉन्ड है वो इंटरनल बात है, बट कोवेलेंट बॉन्ड अगर होगा तो आपस में ऐसे अप्रोच करेगा और उसके बाद डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बात इस पर और बढ़ा दूंगा। अच्छा, अब मैं दूसरे पॉइंट पे बात कर रहा हूं कि अगर मैं इसी की बात करता और हेट्रोएटॉमिक की बात करने लगता, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, रेडियस को डिफाइन करने के लिए तो हमें कोई जरूरत नहीं थी इसके आगे, वो तो कोवेलेंट रेडियस को डिफाइन करना और पर्टिकुलर एक एटम का अगर रेडियस निकालना तो आपको सेम एटम ही जोड़ के निकालना होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर हम कोई हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम उसमें इस चीज को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ए एटम है और दूसरा एटम बी है, और दोनों को आपने जोड़कर ए बी मॉलिक्यूल बना दिया, और ऑब्वियस बात है कोवेलेंट ही बन रहा है। तो आपके पास एक एटम ए है, इसका अपना जेड इफेक्टिव होगा। ठीक है। दूसरा एटम बी है, इसका भी अपना जेड इफेक्टिव होगा।
आप जरा ध्यान दीजिएगा। अब जब ये दोनों आपस में अप्रोच करेंगे तो चूंकि जेड इफेक्टिव इन दोनों में से डिफर होगा, अब एक जैसा एटम तो है नहीं, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा जेड इफेक्टिव का। और जब मैं बात करता हूँ जेड इफेक्टिव की तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि न्यूक्लियस की अपनी पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ क्या है, वो कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से वो किसी दूसरे एटम को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा जब ये अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वो क्या करेगा, वो दूसरे एटम को ज्यादा अपनी तरफ शेयर करेगा और अपना कम चलेगा। मतलब पावरफुल है, सिंपल सी बात है, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो कहेगा आपको आना पड़ेगा, मैं नहीं आने वाला, है ना। तो ये भी हो सकता है, तो ये बात जरा समझिएगा और मेरे ख्याल से समझ भी रहे होंगे आप। तो अगर ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग एटम की मैं बात कर रहा हूं, तो जेड इफेक्टिव एक का अलग है, दूसरे का अलग है। तो अब जब ये अप्रोच करके जुड़ रहे होंगे तो मैं ये नहीं बोल सकता कि दोनों ने सेम शेयरिंग की है, कुछ अलग होगा, है ना। एक ए है, दूसरा बी है। अब बनाते समय तो हम ऐसे ही दिखाएंगे। तो अब जो होगा डिस्टेंस ऐसे आ गया, ठीक। तो ये जो डी ऑफ ए बी होगा, अब यहां पे क्या होगा, आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी, एग्जैक्टली जो अलग अलग निकाला जाएगा, इसमें कुछ हिस्सा और क्लोजेस्ट हो गया होगा। मेरी बात समझिएगा, कुछ हिस्सा भी आपको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेम तो है नहीं है। तो आपसे एक बात बोली जाती है कि माइनस का 0.09 और एक टर्म आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का, ये तो यहां से एक इक्वेशन डेराइव होकर आती है 0.09 और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी के लिए टॉपिक नहीं, मैं इसी चैप्टर में आगे जस्ट बताऊंगा। फिलहाल अभी आपने मैं जो बता रहा हूं वो क्या है, अब जैसे ये चीज इक्वल कब हो जाती है दोनों की, जब सेम एटम हो गए, तो ये हटा देंगे आप, तो जैसे ही ये डिफरेंस जीरो आ जाएगा ये चीज अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। लेकिन चूंकि अभी अलग अलग एटम की बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो डिस्टेंस दोनों न्यूक्लियस की होगी, आप वो आर ए प्लस आर बी से दोनों ऐड करने के बाद कुछ वैल्यू और माइनस कर लेंगे, क्योंकि शेयरिंग और कुछ ज्यादा होगी। ठीक है, तो एक हेट्रोएटॉमिक अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो एटम अलग अलग हैं और अगर वो जुड़कर एक कोवेलेंट बॉन्ड को बनाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप रेडियस को यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर दूं, आर ऑफ ए निकालने के लिए आप अलग से एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसे, A2 बनाकर। आर ऑफ बी निकालने के लिए अलग से B2 का एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैंने आपसे बोला HCl मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैंने हेट्रोएटॉमिक के लिए HCl मॉलिक्यूल की बात की, तो आप क्या करोगे, इसके लिए आपको R ऑफ H अलग चाहिए होगा प्लस R ऑफ Cl अलग चाहिए होगा और फिर माइनस 0.09 और डिफरेंस ऑफ H एंड डिफरेंस ऑफ Cl लिखेंगे। समझ में आ रही बात? और फिर ये D ऑफ HCl लिख देंगे। तो ये इस तरह से यूज होगा। अब आपको ये निकालने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए इन दोनों को निकालने के लिए आप उसी तरह से करेंगे, D ऑफ HH बाई 2 एंड दिस इज D ऑफ Cl बाई 2। तो ये तो अलग एक्सपेरिमेंट से निकलेगा ही। तो हमने ये सब क्यों पढ़ा है, ये केवल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात समझ आ रही? जब तक आप ये नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डाउट बना होगा, बट अभी उस पोर्शन पे आप कम दिमाग रखिए, बट ये ध्यान रखिए कि ये चीजें भी आ सकती हैं, इन चीजों को भी हमें ध्यान रखना है। एक दो क्लास बाद अभी आपको जब क्लियर हो जाएगा तो ये आसान टॉपिक होगा आपके लिए, तो कुछ नया नहीं। चूंकि कोवेलेंट रेडियस हम लोग पढ़ रहे थे, इसलिए दोनों चीजों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। पूरी बात में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। हम सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस को पढ़ने जा रहे हैं, और कोवेलेंट रेडियस में कर क्या रहे हैं, दो एटम है और वो दोनों एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए आपस में जुड़ जाते हैं। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनके जुड़ने के दो तरीके, या तो होमोएटॉमिक या तो हेट्रोएटॉमिक। सबसे पहले हमने बात की होमोएटॉमिक की, जिसमें ए और ए टाइप का एटम कोवेलेंट के फॉर्म में जुड़ जाता है। अगर ऐसा हुआ तो हम सिंपली ये बोलते हैं कि दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस उसका हाफ कर देंगे, तो आप आसानी से रेडियस निकाल सकते हैं और उसको कोवेलेंट रेडियस हो गया। ये तो हो गया केवल थ्योरेटिकल पार्ट। लेकिन इसी में एक और बात आती है
कि अगर आप दो एटम को, हेट्रोटॉमिक है वो, दोनों डिफरेंट एटम है, और उनको अगर आप कोवेलेंटली जोड़ते हैं तो क्या हम दोनों न्यूक्लियस की डिस्टेंस को Ra प्लस Rb लिख सकते हैं? नहीं, एग्जैक्टली वो नहीं लिख सकते। हम कुछ शेयर्ड हिस्सा हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि दोनों के जेड इफेक्टिव चूंकि अलग अलग हैं, तो दोनों के जुड़ते समय दोनों का अप्रोच जो है वो इक्वल नहीं होगा। किसी एक का अप्रोच ज्यादा होगा, किसी एक का अप्रोच कम होगा, और वो किसके कारण है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण। ठीक है, तो ये बात हेट्रोटॉमिक के लिए इस तरह से आप यूज करेंगे कई जगह, तो मैंने ये बात समझा दी। अब मैं एक अगले पोर्शन पे आता हूँ, एक अगले रेडियस की भी बात करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नाउ अब हम लोग अगले पार्ट पे आ रहे हैं। तो मैं एक दूसरे टाइप ऑफ रेडियस पे आ जाता हूँ, जिसको हम लोग मेटेलिक रेडियस बोल रहे हैं। तो मेटेलिक रेडियस क्या है, अब हम उस पर बात करते हैं। तो मेटेलिक रेडियस को जानने से पहले, जैसे हम लोग कोवेलेंट रेडियस जानने से पहले क्या किया है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में कुछ आइडिया होगा। तो उसी तरह से अगर हमें मेटेलिक रेडियस को डिफाइन करना है तो पहले कुछ बेसिक आइडिया आपको मेटेलिक बॉन्डिंग का भी होना चाहिए। तो मैं उसको जनरल बात समझा देता हूँ। दरअसल मेटल्स के अंदर, जैसे कोई मेटल है तो इसके अंदर से M प्लस कैटायन के फॉर्म में रहता है और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर होते हैं। तो ये एक मेटेलिक अपना तरीका है। तो बहुत सारे मेटल्स आयन के अंदर इस तरह से कैटायंस प्रेजेंट होते हैं। N चार्ज मैंने लिख दिया है, प्लस N चार्ज, और ऐसे बहुत सारे मेटल आयन इस तरह से लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, ये N आ गया, यहाँ पे N आ गया, और इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एज ए क्लाउड की तरह सबके बीच में। ठीक है, आप ये यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ही इनको क्या करता है, बाइंड करके रखता है। रीजन, क्योंकि ये प्लस चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, ये प्लस चार्ज, तो इस तरह से इनके बीच का जो बाइंडिंग है वो किसके कारण है? इस इलेक्ट्रॉन के कारण। एक तरीके से इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करता रहता है, तो एक क्लाउड की तरह यहाँ पे ये काम कर रहा होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे दिखा सकते हैं कि किस तरह से सभी के बीच एक इंटरेक्शन आप दिखा रहे हैं, है ना, ऐसे दिखा सकते हैं कहीं भी। तो अब बात मेरी समझिएगा। तो इस तरह से मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होता है, बहुत सारी मेटल आयन के बीच इलेक्ट्रॉन उनको कवर करके रखता है, यानी कुल मिला के इलेक्ट्रॉन के कारण ये सब मेटल आयन आपस में बंधे होते हैं। ठीक, जैसे सिंपल से कैटायन है बहुत सारे, और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उनको बाइंड करके रखते हैं। तो इनको अगर आप इसको और डिटेल से समझें तो ऐसे आप समझ सकते हैं, एक मेटल आयन है और दूसरा मेटल आयन है, इनके बीच में कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये मेटल आयन और ये भी मेटल आयन है, और दोनों के बीच का एक अट्रैक्शन फोर्स है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण आप इनको बाइंड करके रख रहे हैं। तो दिस इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं बिटवीन द, तो अब इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हुआ है, इन दो मेटल आयंस के बीच एक कांटेक्ट बना हुआ है, एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस बनी हुई है, और दरअसल यही अपने आप में मेटेलिक बॉन्डिंग बोली जाती है। अब जरा मेरी बात समझिएगा, मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है, या आपने ये बात बहुत कॉमन सुनी है कि मेटल्स के पास रिड्यूसिंग पावर होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रिलीज करना रिड्यूसिंग पावर होती है। ठीक है, तो क्यों होती पावर, वो आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन इनके पास बाहर होते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत इजीली, बहुत इलेक्ट्रॉन बाहर है एटम के, और वो उनको बस कंबाइन करके रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब जरा मैं बात यहाँ पे समझा दूं आपको। आप जैसे बताएं कि मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, या जब कभी भी आप ये बोलते हैं कि किसी भी मेटल का मेटेलिक करेक्टर बहुत ज्यादा है,
तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब आप सिंपली ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली अगर निकल जाता है इन दोनों के बीच से, तो आप बोलेंगे कि उसका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। मतलब इलेक्ट्रॉन की रिलीजिंग टेंडेंसी अगर बढ़ जाए, और वो टेंडेंसी कब बढ़ेगी, जब ये दोनों कैटायन उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ें, फ्री कर दें। और वो कब छोड़ेंगे, जब वो खुद बहुत बड़े होंगे, क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स है, और अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे। तो आप ये बोल सकते हो जितना बड़ा मेटल आयन होगा फिर इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली बाहर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये तो फिलहाल दूसरी बात है, इस पर हम लोग दोबारा लौटेंगे, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग भी आपको पढ़नी है, बॉन्डिंग पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। अब यहां से एक बात निकल के आई, अगर दो मेटल आयन है तो उनके बीच की डिस्टेंस तो हमेशा यही रहेगी, क्यों भाई। अब मैं जब मेटेलिक रेडियस की बात कर रहा हूं और दो मेटल आयन को पास में लाने की बात हो रही, जब कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस की बात हम लोगों ने की थी तो दोनों एटम आए और वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे, तो वो क्या हो रहा था, बहुत क्लोजेस्ट आ गए थे। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ मेटेलिक रेडियस की जब हम बात कर रहे हैं तो दो एटम आपस में मेटेलिक बॉन्डिंग में जुड़े हैं, और देख क्या रहे हैं आप कि जब मेटेलिक बॉन्डिंग में जुड़े हैं तो दरअसल इनके बीच में इलेक्ट्रॉन भी है, तो इनका सरफेस भी आपस में टच नहीं कर रहा है, तो काफी डिस्टेंस है। तो अब आप देखो तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन अब हम अगर डिस्टेंस या आर ऑफ मेटेलिक रेडियस की अगर हम बात करें तो आप कैसे लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस लिख सकते हैं और इसी डिस्टेंस का आप हाफ कर देंगे। समझ में आ रही बात। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट कैटायन या एडजेसेंट मेटल आयन, ठीक है, और बाई 2। तो ये डिस्टेंस जो मेटल आयन की है उनकी बीच की डिस्टेंस और उसको हाफ। अच्छा, एक चीज बहुत क्लियर हो गई यहां से, मेटेलिक रेडियस हमेशा कोवेलेंट से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, अच्छा देखा जाए तो ये रेडियस सही तो नहीं है, वो तो बात मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी। लेकिन जब हम जैसे ये बात बोल देंगे कि ये हम मेटेलिक रेडियस निकाल रहे हैं, तो आप वहां पे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अपने साइड से कि नहीं, हमने ये मेटेलिक रेडियस निकाला है तो ऑलरेडी ये कंसीडर करके निकाला होगा कि दोनों एटम की डिस्टेंस अपने आप में रही होगी, उनकी डिस्टेंस न्यूक्लियस की निकाली हमने और उसको हाफ कर दिया, ठीक है। और इससे आप अपने आप समझ भी लेंगे कि ये कोवेलेंट से बड़ा रेडियस होगा। अच्छा, एक और बात आप बोले होंगे कि क्या मेटल की अगर जब भी हम बात करें तो क्या उसका कोवेलेंट रेडियस निकलेगा, तो नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप सोडियम की बात करें तो सोडियम कभी भी Na2 नहीं बनेगा, तो आपको उसके लिए हमेशा मेटेलिक रेडियस ही निकालना पड़ेगा, उसके लिए कोवेलेंट रेडियस नहीं निकल सकता। और इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनता, उसमें हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो वहां हम कोवेलेंट रेडियस ही निकालेंगे। क्लियर। तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपको कि हम किस जगह कौन कौन सी रेडियस निकाल रहे हैं। ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई कि आखिर हमें इस डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस की जरूरत पड़ क्यों रही। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मेटेलिक रेडियस जब भी आप डिफाइन करेंगे तो उससे पहले हमें थोड़ा मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए कि मेटेलिक बॉन्डिंग में आखिर होता क्या है। और मेटेलिक बॉन्डिंग जब आपने पढ़ा तो आपने ये देखा है कि दो मेटल आयन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के कारण है, और ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों मेटल आयन को होल्ड करके रखता है। और ऑब्वियस बात है कि इनकी डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो जो भी है उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। हम अब मेटेलिक रेडियस जब डिफाइन करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट मेटल आयन, किन्हीं भी दो के मत निकाल दीजिएगा, और उसको आप 2 कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो आप आसानी से मेटेलिक रेडियस को निकाल सकते हैं। क्लियर बात। तो ये दो इंपॉर्टेंट रेडियस की बात आपने समझ ली। अब मैं एक तीसरे रेडियस की बात करने जा रहा हूं, और ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है वॉन डेर वाल रेडियस। इसकी जरूरत क्या है आपको मैंने पहले बताया था, और इसमें कुछ और नई बातें आपको समझ आएंगी, ठीक है।
तो अब हम एक तीसरे पार्ट पे पहुंच गए और वो है वॉन डेर वाल रेडियस। अच्छा, ये हम कब निकालेंगे तो उसके बारे में बात करें। यानी जब दो मॉलिक्यूल्स या दो ऐसे एटम होंगे कि वो एटम आपस में कंबाइन नहीं कर रहे, मेरी बात समझिएगा। तो जब एटम दोनों कंबाइन नहीं करेंगे तो उनमें कोई ना कोई एक अप्रोच मानेंगे हम। जैसे नोबल गैस मैंने बात की कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस तरह की जो मोनो एटॉमिक गैस की आप बात करें जो कंबाइन नहीं होता, तो इनके साथ क्या होगा, वीक वॉन डेर वाल फोर्सेज होते हैं। तो वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस के थ्रू जब भी ये दो एटम अगर पास में आ जाते हैं किसी भी टाइम पर, मान लीजिए क्लोजेस्ट इतनी आए, तो ऐसा नहीं कि बहुत पास आ जाएंगे, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। तो हमने ये देखा कि एक एटम मान लीजिए x है, यहाँ पे भी दूसरा x है, और दोनों एटम जब आए तो इनके अपनी एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस यहीं तक आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे। तो आप ये जो डिस्टेंस निकालेंगे और इसका जब आप हाफ कर देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये क्या होगा, वॉन डेर वाल। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ वॉन डेर वाल होगा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू नियरेस्ट मॉलिक्यूल बाई 2। ठीक है। अच्छा, ये मॉलिक्यूल बोल सकते हैं आप, एटम भी बोल सकते हैं, क्योंकि एटम मोनोटॉमिक फॉर्म में केवल नोबल गैस होती है, बट ये मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है। तो यहाँ हमने क्या किया है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू नियरेस्ट मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए बहुत आपने गैसेस स्टेट पढ़ा है, गैस के बारे में जाना है आपने, तो गैस के बारे में इतना आपको पता होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत फ्री होते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, जिसको आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करते हो। तो लगातार गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन कोई भी दो मॉलिक्यूल जब भी क्लोजेस्ट अप्रोच पे आएंगे, उसी समय आप दोनों के भी न्यूक्लियस की डिस्टेंस निकाल के उसको हाफ कर देंगे, और वो जो अप्रोच होगा, वो जो रेडियस होगा, वो वॉन डेर वाल रेडियस होता है। लेकिन आप जरा देखो, सबसे पहले तो हमने क्लोजेस्ट अप्रोच तक करा दिया था, फिर मेटेलिक पे आए तो बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन यहाँ तो बहुत दूरी है, यहाँ तो कोई के पास में आने का कोई केस ही नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि वॉन डेर वाल रेडियस सबसे बड़ा माना जाएगा और सबसे ज्यादा डाउटफुल होगा। दोनों चीजें आप बोल सकते हो, लेकिन हमारी मजबूरी है कि जब वो जुड़ते ही नहीं है तो आपको जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है आप इसी तरह का रेडियस निकाल सकते हैं। तो वॉन डेर वाल जो रेडियस है, वॉन डेर वाल रेडियस की आप जो बात करते हैं वो कहाँ के लिए कर रहे हैं, जो मोनोटॉमिक है या जहां वो जुड़ नहीं सकता, कोई भी दो एटम या दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हों जो जुड़ नहीं सकते, तो उनमें हम क्या करते हैं, वॉन डेर वाल रेडियस निकालते हैं। और वॉन डेर वाल रेडियस क्यों निकालें, क्योंकि जब भी वो क्लोजेस्ट अप्रोच पे आएंगे तो उसी समय आपको डिस्टेंस मेजर करनी है और उसका हाफ लिख देना है, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोगों ने, अच्छा इसको मैं थोड़ा और नए तरीके समझाता हूँ। ये तो बात मैंने की कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन अगर मैं ऐसे दिखा दूं, एक मॉलिक्यूल मैंने ये ले लिया A2 का ही, ठीक है, और एक और मॉलिक्यूल ले लिया, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच भी तो वॉन डेर वाल फोर्सेस लगते हैं। ये एक मॉलिक्यूल मैंने A2 का ले लिया, दूसरा भी A2 का मॉलिक्यूल है। अब ये दो मॉलिक्यूल किसी एक टाइम पे क्लोजेस्ट आ गए, तो आपसे क्या बोला गया, ये जो क्लोजेस्ट आ गए, तो इस समय जो इनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस है ये, इसका अगर आप हाफ करोगे तो ये कौन सी रेडियस होगी, वॉन डेर वाल। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये बात समझ आ रही, ये जो आप हाफ करोगे ये क्या होगा, वॉन डेर वाल रेडियस आ जाएगा। और अगर मैं इसके बीच का हाफ कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, इसके बीच का ये अगर वैल्यू आप हाफ कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, आर ऑफ कोवेलेंट। मतलब सीधा समझिए जरा, अगर आपके पास Cl2 मॉलिक्यूल है और उसमें आप क्लोरीन की बात कर रहे हैं,
तो आप क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस भी निकाल सकते हैं और क्लोरीन का वॉन डेर वाल रेडियस भी निकाल सकते हैं, और दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा। ऑब्वियस बात है, बड़ा कौन आएगा? वॉन डेर वाल रेडियस। क्यों? क्योंकि आपने तो उसमें बहुत क्लोजेस्ट अप्रोच ही नहीं करता। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आज से जब भी आप क्लोरीन का रेडियस देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो रेडियस कौन सा निकाला गया है। क्या वो वॉन डेर वाल रेडियस तो नहीं निकाला गया, और क्या वो कोवेलेंट रेडियस तो नहीं निकाला गया। तो जो ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट क्या करते हैं, ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसमें मैं केवल आपका क्रेडिट नहीं दूंगा। हम लोग बुक पढ़ते हैं, बुक में कोई लाइन लिखी, कहीं क्लोरीन का कोई डेटा दिख गया, अब वो केवल डेटा देखते ही आपके दिमाग में तुरंत ब्रेकिंग न्यूज आ जाता है। 2 मिनट भी आपको ये नहीं सोचना होता है कि अगल बगल वो किस ग्राउंड में वो बोला गया है, उस रेडियस का क्या मतलब है। तो वो सब आपको नहीं देखना, आपको केवल ये देखना है कि यहाँ Cl का रेडियस ही लिखा, और हो सकता है कहीं दूसरा रेडियस लिखा हो। तो ये भी तो सोचना होगा ना कि हो सकता है वो वॉन डेर वाल रेडियस निकाला गया हो सकता है दूसरा वाला रेडियस कोवेलेंट निकाला गया हो, तो बहुत सारा डिफरेंस आ ही जाएगा। तो हमको चीजें पढ़नी है और समझ के बात करनी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बस देखा नहीं आपने कि अब दौड़ गए, तो वो नहीं करना है आपको। तो मेरा जो बोलना है वहाँ ये है कि अगर मैं ये A2 मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहा होता, तो अगर 2 मॉलिक्यूल जिस टाइम पे बहुत नियरेस्ट आ गए, तो उस समय जब नियरेस्ट आए तो दोनों की न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस और उसका हाफ कर दिया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? वॉन डेर वाल रेडियस। और अगर मैं इसी के दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर रहा हूँ तो ये क्या होगा? कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो फाइनली आपने 3 मेजर रेडियस पढ़ी, तो आपके पास सबसे पहली बात आ गई वॉन डेर वाल रेडियस सबसे बड़ा होगा, और फिर आर ऑफ मेटेलिक रेडियस, और फिर सबसे छोटा जो होगा आर ऑफ कोवेलेंट रेडियस। तो आप इस तरह से तीनों रेडियस का ऑर्डर भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए एक्यूरेसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो वो इसकी होगी, क्योंकि वो सब तो जितना आप अप्रोच करेंगे उतना अच्छा निकाल सकते हैं। तो ये एक रेडियस का ऑर्डर भी आप निकाल सकते हैं कि कौन सा रेडियस हमें सबसे ज्यादा बड़ा दिखेगा, और एक्यूरेसी हालांकि उसमें नहीं होगी। अगर आप देखें तो वॉन डेर वाल रेडियस निकाला जा सकता है, और मेटेलिक रेडियस, फिर कोवेलेंट रेडियस। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद दिलाता हूँ। आपने जब 10th के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक रेडियस को कंपेयर किया होगा, तो आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में शुरुआत में मेटल्स होती है, बीच में नॉन मेटल्स आ जाते हैं, लास्ट में इनर्ट गैस होती है, हीलियम नियॉन सबसे लास्ट में। तो आप देखते होंगे कि लगातार शुरुआत में क्या होता है? रेडियस बड़ा होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हो रेडियस छोटा होता जाता है, ये आपको याद होगा। तो आप 2 मिनट जरा सोचिए, शुरुआत में रेडियस क्यों बड़ा होता है? क्योंकि वो रेडियस मेटेलिक रेडियस होता है। और बीच में रेडियस क्यों छोटा होता है? अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो किस कारण से? क्योंकि वो कोवेलेंट की बात की जाती है। और देखा होगा लास्ट में हीलियम नियॉन का सबसे बड़ा रेडियस हो जाता है, जबकि रेडियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से छोटे ही होते जाना चाहिए था। उसका कारण क्या होता है कि लास्ट में जो नोबेल गैसेज हैं उनका जो रेडियस निकाला जाता है वो वॉन डेर वाल रेडियस निकाला जाता है। तो वॉन डेर वाल रेडियस निकालने का कारण, अब वो देखते हैं आप तो सबसे बड़े रेडियस में वही देखते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हर एक चीज को जानने के लिए एक सही समय भी होता है। तो इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर हमें पहले ही क्यों नहीं पता चल गया। तो पहले फैक्ट आना चाहिए और फिर उस पर धीरे धीरे एनालिसिस करना होगा। और केमिस्ट्री के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चीजें पहले आपको पता चलती हैं और हम उस इंफॉर्मेशन के बारे में फिर एनालिसिस करते हैं, धीरे धीरे उनको अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू स्टैंड करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि पहले आप एक्सपेरिमेंट से कोई नया एलिमेंट बना दें, ऐसा कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री में जो है पहले से होता है, हमारा काम होगा कि उसको एनालाइज करना, ठीक है। तो अब हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट रेडियस के बारे में बात की है आज, जिसमें कोवेलेंट है, इसके अलावा मेटेलिक रेडियस है, वॉन डेर वाल रेडियस है। आपने सबकी डिटेल पढ़ी है, सबका मतलब समझा है। एक और छोटा सा पॉइंट हम लोग बात यहाँ कर ले आयनिक रेडियस की। तो आयनिक रेडियस के बारे में बात हम लोग करेंगे। तो आज मैं केवल इन्हीं 3 रेडियस को लेकर आपको छोड़ देता हूँ, बिकॉज इन रेडियस को बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी आपके लिए क्वेश्चन बड़ा इशू नहीं है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसमें बहुत क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं होता, बट थ्योरेटिकली आपको बहुत स्ट्रांग होना होगा इस पर। तो अभी इन 3 रेडियस को आपको बहुत अच्छे से समझना है।
मैं नेक्स्ट क्लास पे कुछ छोटी मोटी बातें जो आयनिक रेडियस को लेकर हैं या कुछ और हैं कि जैसे कैटायनिक रेडियस कैसे होगा, एनायनिक रेडियस कैसे होगा, और इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड कैसे होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, इन सब पे डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज मैंने केवल आपको इन तीनों टाइप ऑफ रेडियस का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। तो इतना आज के लिए, और इतना पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।